पाकिस्तान कर्जों के जाल में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। मुल्की कर्जे इस कदर बढ़ चुके हैं कि सिर्फ मौजूदा कर्ज पर सूद की अदायगी के लिए भी मजीद कर्ज की जरूरत पड़ती है। जुलाई में मुल्क का मजमूई कर्जा 689 खरब 10 अरब रुपए से बढ़कर 696 खरब रुपए हो चुका है। हुकूमत ने माली साल 2025 में 93 खरब रुपए कर्ज लेने का तखमीना लगाया है ताकि अपने मौजूदा अखराजात को पूरे करने के लिए पैसे की कमी को पूरा किया जा सके। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हुकूमत की खालिस आमदनी 9,119 अरब रुपए होगी, जबकि वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 18,877 अरब रुपए लगाया गया है। दरअसल दहाइयों से जारी अफसरशाही की शाहाना मरार, हर शोबे में सरायत कर जाने वाली करप्शन, गैर जरूरी सरकारी अखराजात, कौमी तहवील में लिए गए इदारों के सफेद हाथी और IPPs को की जाने वाली नाजायज अदायगियों ने मईशत को बिस्तर मर्ग पर लिटा रखा है। दूसरी जानिब हुकूमत की किफायत शियारी मुहिम का पोल उस वक्त खुल गया जब मुमताज माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर कैसर बंगाली के हुकूमत को गैर संजीदा करार देते हुए मुस्ताफी हो जाने का ऐलान हुआ। इसके साथ साथ हुकूमत निजकारी के जरिए नुकसान में चलने वाले इदारों को बेचना चाहती है, मगर अभी 4 माह होने को आए किसी एक इदारे की निजकारी का अमल भी मुकम्मल नहीं हो सका। सवाल ये है कि मौजूदा हुकूमत मुल्क की मुआशी हालात संवारने में कैसे कामयाब होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और सबसे अहम खबर जो आज के दिन की है वो तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जलसा जिसका हम बड़ा शोर सुनते थे आज नाकाम हो गया। जलसा जो है वो जलसियों के अंदर कन्वर्ट हो गया और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावे थे कि जी हर जगह कंटेनर्स लगा के हमारे कारकुनान को रोकने की कोशिश की गई है, तो वो भी हमें नज़र आ गया कि वहाँ पे जिसने भी जाना था वो पहुँच गया, बड़े आराम से पहुँच गया, कोई टाइम नहीं उनको लगा। लेकिन इनकी अपनी लीडरशिप के अंदर लड़ाइयाँ थी। इनकी लीडरशिप जो है वो एक दूसरे से अब काफ़ी नाला है। एक अलीमा खान ग्रुप है, एक बुशरा बेगम ग्रुप है, एक गौर एजाज का ग्रुप है, एक लतीफ़ कोसा का ग्रुप है। तो सब अलग अलग ग्रुप्स हैं और एक दूसरे को डिस्करेज कर रहे हैं। एक की कॉल को दूसरा इंडोर्स नहीं कर रहा, तीसरे की कॉल को पहले दोनों जो हैं वो लबैक नहीं कह रहे। तो ऐसी सूरत में अब दूसरों को इल्ज़ाम धरना ये तो पुराना शेवा है सियासी जमातों का। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि परसों जो टाइम्स ऑफ इज़राइल की स्टोरी थी जिसमें उन्होंने बताया कि जी किस तरह हमें ज़ोर डालना है और इमरान खान को छुड़ाना है, उसको दोबारा बरसरे इक़्तिदार लाना है, क्योंकि वही इज़राइल और पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ करवा सकता है या इनके ताल्लुकात बनवा सकता है। तो स्टोरी ने भी काफ़ी डैमेज किया क्योंकि एक एवरेज वर्कर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर था वो इज़राइल नवाज पॉलिसीज़ पे यकीन नहीं रखता। लेकिन ये तो हो गई अब कल की बात, यानी कल जब आप सुबह उठेंगे तो ये पुरानी बात हो चुकी होगी। लेकिन जो असल मसला है कि आपके बिजली के बिल आ गए हैं इस महीने के और होशरुबा इजाफे के साथ आए हैं। ये अलग बात है कि कल सुबह महंगाई जो है वो ज़्यादा तो हो सकती है, कम नहीं होगी। ये अलग बात है कि हमारा गुजारा जो है वो हो नहीं रहा और हमारी मईशत जो है वो संभाले नहीं संभल रही है। चाइना ने हमसे वादा किया था कि हमारे कर्ज़ों को रीशेड्यूल करेंगे। सऊदी अरेबिया ने हमसे वादा किया था वो $25 बिलियन लगाएंगे। UAE ने $10 बिलियन की सरमायाकारी का वादा किया था, कतर ने किया था वादा और लोगों ने किए थे। $1 भी उनमें से नहीं आया। 1 साल होने को आया है SIFC को और SIFC की जो आप समझे कारकर्दगी है उसको दिखाने के लिए $1 की इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या पाकिस्तान वाकई दिवालिया हो चुका है या होने जा रहा है? आज अगर हम देखते हैं तो श्रीलंका के जो फिगर्स हैं, फिगर्स की बात कर रहा हूँ, वो टेक्निकली हमारे फिगर से बेहतर लग रहे हैं। तो श्रीलंका तो बैंकरप्सी का गोता खा के ऊपर आया, हम क्या खाने जा रहे हैं? मिफ्ता इस्माइल साबिक वज़ीर ख़जाना है हमारे, मेरे साथ हैं और अब वो कन्वीनर भी हैं पाकिस्तान अवाम पार्टी के। अभी हालिया दौरे से आई हैं अमेरिका के, मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया। मिफ्ता इस्माइल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मुबशर भाई। मिफ्ता इस्माइल साहब, कैसर बंगाली साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और वो कहते हैं पाकिस्तान तकरीबन दिवालिया हो चुका है और जो इदारे हमने प्राइवेटाइज़ करने हैं उनको ख़रीदने को तैयार नहीं है। तो 2 स्टेटमेंट्स हैं ये, क्या वाकई पाकिस्तान का दिवालिया हो चुका और क्या हमारे जो बोसीदा इदारे हैं वो अब हाथी के अलावा अब मरे हुए हाथी बन गए हमारे लिए? जी मुबशर भाई, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन कि मैं कन्वीनर नहीं हूँ, शायद खाकान अब्बासी साहब कन्वीनर हैं। तो चले पार्टी इतनी छोटी है कि कोई बन जाए, हर रोज़ अपने यहाँ कन्वीनर बनाने को फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने कहा फिर भी आदि कर ले, रोज़ इलेक्शन कर लिया करें, 5-6 दिन में हो जाए।
दूसरी गुजारिश ये है सर कि आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान दिवालिया हुआ है या दिवालिया होने जा रहा है। आई थिंक कि ये नौबत नहीं पहुंची है। ये नौबत थी 22 में, ये नौबत थी 23 में, लेकिन इस वक्त ये कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जो दूसरी बात कैसर बंगाली साहब की है वो एकदम दुरुस्त है कि इतने बोसीदा हालात हो चुके हैं हमारे ये जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के, हुकूमत की कंपनियों के, कि कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। और ये PIA में भी हमने देखा है कि वो जो बायर्स हैं वो बहुत सारी चीज़ें मांग रहे हैं। और आप ये देख लीजिए ना कि PIA ने पिछले 10 बरसों में कोई 800 अरब रुपए का या 700 अरब रुपए का नुकसान कराया। तो जो ले रहा है वो भी सोच रहा होगा ना कि अगले 2-3 साल में अगर 200-300 अरब रुपए का और नुकसान हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। इसी तरह आपकी बिजली की कंपनियां जो हैं वो 500-700 अरब रुपए का सालाना नुकसान करती हैं। जब आप किसी को बेचने जाएंगे तो वो क्या सोच के लेगा। आपकी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन अरबों का नुकसान करती है। आप कोई कंपनी पे हाथ रख दें वो अरबों का नुकसान करती है। तो जो ख़रीदने वाला होगा, जो अपने पैसे लगाएगा इसमें, वो ज़ाहिर है कि कुछ ये समझ के सौदा लेगा। तो ये बात दुरुस्त है कैसर बंगाली साहब की। और ये बात भी जो आपने कही थी या इब्तदाई में कही गई थी कि कैसर बंगाली साहब कह रहे हैं कि हुकूमत सीरियस नहीं है अखराजात कम करने में, ये बात एकदम सही है। देखें, ये बजट पे ये मुस्लिम लीग ने और शहबाज शरीफ साहब ने और ये जो हुकूमत है इसने ये वक्त ज़ाया किया। ना इन्होंने NFC अवार्ड के लिए दूसरा कमीशन बनाया जिसके बगैर पाकिस्तान को निजात नहीं मिलेगी फिस्कल प्रॉब्लम से। और पाकिस्तान ये जो बैंकरप्सी की नहज है, डिफ़ॉल्ट की नहज पे ही रहेगा पाकिस्तान जब तक कि NFC को ठीक नहीं करेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। हम डिफ़ॉल्ट बचाते रहेंगे दोस्तों की मदद से, लोगों की फराग दिली से, IMF वगैरह की, लेकिन हम उसके आगे नहीं आ सकेंगे। हम मुल्क एज अ मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेंगे अगर हम इसको ठीक नहीं करेंगे NFC अवार्ड को। तो ये हुकूमत ने ये वक्त ज़ाया कर दिया। हुकूमत ने बजट में जारी अखराजात 24% बढ़ा दिए। भाई क्या ज़रूरत थी आपको इतने जारी अखराजात बढ़ाने की। आपने जो डेवलपमेंट अखराजात, जिसको डेवलपमेंट कहते हैं, होता तो नहीं है, वो 60%, 70% आपने बढ़ा दिए। क्या ज़रूरत थी आपको इतना सारा बढ़ाने की। ये MNA और MPS के लिए जो आपने 600 अरब रुपए पाकिस्तान भर में रखे हैं तमाम बजटों में, ये रखने की ज़रूरत नहीं थी। आप कुछ ना कहीं किफ़ायत शारी कर सकते थे, कहीं ना कहीं आप लोगों के पैसे बचाते थे। ऑन द अदर हैंड आपने जो है वो बिलों के अंदर, चाहे वो बिजली के बिल हों, गैस के बिल हों या टैक्सेस हों, तनख्वाहदार तबके के ऊपर अब 40% मैक्सिमम टैक्स है। बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर 39.5% टैक्स है। अगर कोई डॉक्टर या लॉयर या उनके ऊपर टैक्स है। अब बेसिकली लोगों को अब तो ये कह रहे हैं ना कि तुम चोरी करो क्योंकि इतना टैक्स ज़्यादा रेट हो गया है। क्या पाकिस्तान में 50% टैक्स रेट होना चाहिए? क्या हुकूमत कोई सर्विसेज आपको देती है? मुल्क के अंदर हमने ज़िंदगी को मुश्किल कर रखा है। गर्मियों में हमारे पास लोड शेडिंग, सर्दियों में गैस की कमी, सारा साल अगर आप कराची में रहते हैं या कुछ और दीगर शहरों में आपको पानी नहीं मिलता, कोई कचरा नहीं उठाता, कोई रोड ठीक नहीं करता, इंसान मर जाए तो कब्र नहीं मिलती यहाँ पे पाकिस्तान में। तो ये मुश्किल कर रखी है ज़िंदगी की हुकूमत ने। और बस ये कुछ पाकिस्तानियों के लिए अच्छा चलता है मुल्क, लेकिन ये बाकी पाकिस्तानियों प्रॉब्लम ये है, सो इट्स नॉट जस्ट प्रॉब्लम ये है कि आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, समझ आती हैं, लेकिन जब आप वज़ीर ख़जाना थे तो उस वक्त ना डॉलर कम हुआ था, ना एक इदारा प्राइवेटाइज हुआ था, ना हमारा ख़र्चा कम हुआ था, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम हुआ था, ना हमारी GDP ग्रोथ हुई थी, ना टेक्सटाइल के अलावा हमारी कोई और सेक्टर था जिसमें डेवलपमेंट हुई थी। तो उस वक्त क्यों नहीं कर लिया इनमें से कोई चीज़ आपने? जी, गुजारिश ये है सर कि मैं 2 मरतबा वज़ीर ख़जाना इस मुल्क का रहा हूँ 5-5 महीने के लिए, दोनों मरतबा। एक मरतबा हुकूमत के एंड पे, और आपको पता है कि उस वक्त हमने इनकम टैक्स के रेट्स को कम कर दिया था और 5, 10 और 15% मैक्सिमम रेट कर दिया था। और ये ईमानदारी की बात है कि मैं और शाहिद भाई ने, ये कोई इलेक्शन का गिमिक नहीं था। हम ये सोच रहे थे कि अगर इतना रेट कम कर देंगे तो लोग कंप्लाई करेंगे। जो जोड़िया बाज़ार में एक ट्रेडर होता है जो 2-3 करोड़ रुपए कमाता है, अगर आप उससे कहें कि अपनी आधी जायदाद मुझे आधी इनकम दे दो तो वो नहीं देता है। लेकिन अगर आप उससे कहते हैं यार 15% दे दो और बाकी तुम इज्जत से घर में बैठे रहो, सुकून से, तुम्हें कोई कुछ आवाज़ नहीं करेगा, तो वो दे देगा। तो हम सोच रहे थे कि हम इस तरह लेकर लोगों को आएंगे टैक्स नेट में। हमने गाड़ी ख़रीदने का, मकान ख़रीदने का ऊपर बैन लगा दिया था अगर आप रजिस्टर्ड ना हो टैक्स में, और हमारा ये प्लान था कि 2 साल में ही ख़त्म करेंगे। इस बार जब मैं आया हूँ, आपको पता है 110 अरब रुपए का माहाना नुकसान हो रहा था पेट्रोल और डीजल में, और मुझे इजाज़त नहीं मिल रही थी हुकूमत की तरफ से कि मैं पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को बढ़ा सकूँ। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई थी। आप आज जो $71 की प्राइस हुई है पेट्रोल की, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम हुआ है, वो प्राइस दिसंबर 21 में आखिरी थी।
जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और मैं उनका वज़ीर ख़जाना था तो 105 108 डॉलर की प्राइस थी। अगर 108 डॉलर की प्राइस हो तो आप 70 डॉलर के हिसाब से पेट्रोल नहीं बेच सकते। आप इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता मुल्क उसको, और IMF आपसे हाथ नहीं बढ़ा रहा था जब तक कि आप प्राइस नहीं बढ़ाएं। आप बहुत मुश्किल से गुजरे हैं और वो मेरे ऊपर सारा तूफान होता था कि मिफ्ता की वजह से खुदा ना खास्ता पेट्रोल महंगा कर रहा हूँ। तो मैं अपने घर में तो मैं एक मरतबा कह चुका हूँ इन लोगों को। तो ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं, इस पे एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, एक आदाद शुमार देख लेते हैं। पेट्रोल को ले लेते हैं, हम किसी और चीज़ की बात नहीं करते, अब यहीं पे रहते हैं कि आप क्योंकि 2 बारी वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं तो अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि 6.25 लाख सरकारी गाड़ियाँ जो सरकार जिनका खर्चा उठाती है, वफाक में भी हैं और सूबों में भी हैं। सिर्फ सिंध जिस सूबे के अंदर आप इस वक्त बैठे हुए हैं 1,87,000 गाड़ी है सरकारी गाड़ी, और हर गाड़ी को 400 लीटर माहाना जो है फ्यूल दिया जाता है खर्चे के तौर पे। दुनिया में कौन सा मुल्क है जहाँ पे सरकारी गाड़ियों जो हैं इस तरह से बेदरेक बांटी जाएँ और फिर उन पे सबसे बड़ा महंगा चीज़ इंपोर्ट करके वो सरकारी मुलाजमीन के ऊपर जलाया जाए। यानी 3 बिलियन माहाना का तो फ्यूल हम सिर्फ सिंध के अंदर दे रहे हैं, बाकी सूबों को छोड़ दें, वफाक को एक साइड पर रख दें। तो आप लोगों की जो प्लानिंग है वो इतनी फॉल्टी प्लानिंग थी या है अभी भी, जो आपके बाद लोग आए हैं, और आपकी आपस की जो लड़ाइयाँ थी, चाहे मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की लड़ाई हो, इसहाक डार की हर फाइनेंस मिनिस्टर से लड़ाई हो, उन लड़ाइयों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। यानी आप लोग अपनी ज़ातियात से ऊपर नहीं निकल सके इस मुल्क का हाल ठीक करने के लिए। मुबशिर भाई, बात आपकी जो है ना वो एकदम दुरुस्त है कि हमको अपनी ज़ातियात से ऊपर निकल कर मुल्क का हाल ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ये जो बात आपने जो एग्जांपल दिया है सिंध हुकूमत का, और दीगर हुकूमत के भी एग्जांपल आप दे सकते थे। मैं आपको बलूचिस्तान का एग्जांपल देता हूँ कि जो 3000 स्कूलें पिछली बनी हैं उसमें से 2700 खाली पड़ी हुई हैं, गोश्त स्कूल हैं सिर्फ 300। मैं तो पेट्रोल की बात कर रहा हूँ जिसमें फॉरेन एक्सचेंज खर्च हो रहा है हमारा। मैं उन चीज़ों पे भी खर्च होते हैं पैसे, लेकिन चलो आप पेट्रोल की बात कर लें। और जो मैंने आपसे पहले गुजारिश करी कि सबसे पहले अगर आप तब तक NFC अवार्ड नहीं देखेंगे, जाहिर है कि पाकिस्तान का जो वफाकी फाइनेंस मिनिस्टर है उसका कोई वो नहीं है इससे कि सिंध या पंजाब या कोई भी हुकूमत, सूबाई हुकूमत किस तरह पैसे खर्च करे, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इतने सूबों को वाफर पैसे दे देंगे कि वफाक बैंकरप्सी के नहज पे और सूबों के पास वाफर पैसे हों पैसे उड़ाने के लिए, तभी आप देखें कि 2010 के बाद सूबाई हुकूमतें जीतती हैं। सूबाई हुकूमतों को, लोगों को हुकूमत चाहिए होती है, पार्टियों की वफाक को हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं होता है। ये आपने इस इलेक्शन के बाद भी देखा है। तो ये जब आप उनको सिंध को, पंजाब को इतने पैसे दे रखें, KP और बलूचिस्तान को, तो उधर उनके पास तो पैसे का कोई मसला नहीं। अभी आपने देखा है कि 124 डाले इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर के लिए ख़रीदने के लिए सिंध हुकूमत ने दे दिए। सिर्फ पैसे हुकूमत के पास नहीं होते आवाम को देने के लिए। आप बात करते हैं कि बिस्क के पैसे बढ़ा दो तो उनके पास पैसे नहीं होते। जब आप सूबों को कहते हैं कि बिस्क के अंदर हिस्सा डालो तो उनके पास पैसे नहीं होते। जब आप कहते हैं कि थोड़ी सी वीट की सब्सिडी दे दो तो उनके पास पैसे नहीं होते। लेकिन हुकूमत को अपने अफसरान के लिए पैसे तो हमेशा होते हैं। डाले खरीदने के लिए पैसे होते हैं, कैंप ऑफिस के लिए पैसे होते हैं, जहाज़ों के लिए पैसे होते हैं, हेलीकॉप्टरों के लिए पैसे होते हैं। वो पैसे तो हमेशा होते हैं सर। एक आपने बात की अभी, और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी की, आपने कहा कि हाँ जी इन्फ्लेशन कम हो गई है। इज़ दैट राइट? इज़ दैट राइट? यस इट इज़। ओके। और अब प्रॉब्लम ये है इन्फ्लेशन कि जब आप जब वज़ीर ख़जाना थे तो आपने उस वक्त ये तावील दी थी कि बैंक का इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन हमें बताया जा रहा है 29 से 9% पे आ गई है, लेकिन बैंक का इंटरेस्ट रेट तो 22% से 12% पे नहीं आ रहा, या सिंगल डिजिट पे नहीं आ रहा। तो ये आवाम के साथ आपकी फज पॉलिसीज़ हैं या फज फिगर्स हैं, या इंटरेस्ट हमें देना ही देना है बस? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि ये जो स्टेट बैंक ने पिछली 2 MPC की जो मीटिंग्स करी थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स, उस दोनों में उनको 2% इंटरेस्ट कम करना था। उन्होंने 1.5% और 1% कम किया। ये गलती करी थी इन्होंने। आज वैसे ही इंटरेस्ट रेट 16-17% से ज़्यादा 17 से ऊपर नहीं होना चाहिए था। और इस वक्त मुबशिर भाई, जिसको रियल इंटरेस्ट रेट कहते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, तो पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा है, 10% से ज़्यादा है। आपने सही बताया, 19.5% पॉलिसी रेट है और 9% आपका जो है वो इन्फ्लेशन रेट हुकूमत बता रही है। तो आपका 10.5% है। मतलब मैं समझता हूँ कि
3 से 4% तो फ़ौरन कम कर लेना चाहिए इनको इस बार, और अगले 3-4 हफ्तों में मीटिंग करके इनको फ़ौरन चेंज करना चाहिए। देखें, आज भी हम जो भी बात कर लें, सच्ची बात यह है कि 40% पाकिस्तानी ख़त गुर्बत के नीचे रह रहा है। इसका मतलब ये है कि 40% पाकिस्तानी जो है वो अपने बच्चों को 3 वक्त की रोटी नहीं दे सकता है। आज भी लाखों बच्चे पाकिस्तान में भूखा सोते हैं। पाकिस्तान के अंदर आज भी बेरोज़गारी जितनी है, इतनी पहले कभी भी शायद नहीं थी। नौकरी ढूंढना मुश्किल हो गई है। आप चले जाएं पंजाब के छोटे शहरों में, कराची में, पंजाब के अंदर, केपी में बेरोज़गारी फैल रही है। छोटी सनतें बंद हो रही हैं, मीडियम साइज सनतें बंद हो रही हैं। यहाँ पर नौकरी ढूंढना जो है मुबशिर भाई एक अजाब हो गया है। बिटवीन बिजली का बिल और बैंक का इंटरेस्ट रेट और फैक्ट्री का किराया, इसके बाद कौन सा कारोबारी आदमी कारोबार कर सकता है इस मुल्क में? नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए देखें कि आप अगर देखें स्टॉक मार्केट अगर बढ़ती है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो होता है वो बैंकों का होता है। सूद के ऊपर जो पैसे बैंक कमा रहे हैं उस पर वो धड़ाधड़ प्रॉफिट कर रहे हैं। कुछ और कार्टेल्स ने प्रॉफिट किया हुआ है, लेकिन अगर आप देखें जो फैसलाबाद में अगर आप ख़ास तौर पर देखें तो मिड साइज़ इंडस्ट्री जो है, जो पाकिस्तान की बैकबोन है, जिधर से आपकी नौकरियां निकलती हैं, जहां से आपका रोज़गार निकलता है, जहां से आपका मिडिल क्लास पैदा होता है, वहां वो तो रीलिंग हो गए हैं। वो तो बहुत बुरे हाल में फंस गए हैं। तो आपको शरह सूद भी कम करना पड़ेगा, लेकिन हुकूमत को लॉन्ग टर्म अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे। हुकूमत को बिजली के रेट्स के ऊपर कुछ मतलब खाली बातें करना काफ़ी नहीं है। बिजली के रेट्स कम करने होंगे, इसकी निचकारी की तरफ जाना होगा, टैक्सेस कम करने पड़ेंगे। मैं तो कितनी मरतबा मैंने और शायद अब्बासी ने कहा था कि आप लोग अपने टैक्सेस कम कर दें ताकि बिजली के रेट्स कम हो जाएं। आप वो भी नहीं कर रहे। तो हुकूमत ये बातें बड़ी करती है, लेकिन काम करने वाले में इतना आगे नहीं बढ़ी है वो। अब प्रॉब्लम एक और है कि सीमेंट कार्टेल है, शुगर कार्टेल है, टेक्सटाइल का कार्टेल है, फार्मास्यूटिकल का कार्टेल है। हर चीज़ में तो कार्टेल है इस मुल्क में, लेकिन किसी एक कार्टेल को आज तक किसी एक हुकूमत ने पकड़ा नहीं है, क्योंकि सारे कार्टेल वाले जो हैं खुद इन असेंबलियों के अंदर बैठे हैं और सारे कार्टेल वाले खुद इन सेनेट में बैठे हुए हैं। सर, सिगरेट का नाम नहीं लिया आपने। सिगरेट, यस, मैं तो 10 ले सकता हूँ नाम, ऑटोमोबाइल भी ले सकता हूँ, वो भी ले सकता हूँ, लेकिन चलें सिगरेट, यस, यू आर राइट। मतलब एक बहुत लंबी रकम जो है वो सिगरेट की जो कंपनियां हैं वो पाकिस्तान में सिगरेट। अब आप ये देखें, अगर मैं ये बताऊं लोगों को तो लोग समझेंगे मैं सियासी बात कर रहा हूं कि टोबैको कंपनीज जो हैं उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल को चंदा दिया। शौकत खानम हॉस्पिटल ने उनसे ले लिया और एक से ज़्यादा दफ़ा लिया। दुनिया का कोई और मुल्क होता वो अस्पताल भी बंद होता और वो कंपनियां भी बंद होती। ये इतने सख्त कवानीन है ओनली इन दिस कंट्री। मैं तो सर ये उस पर तो मैं नहीं तबसरा करता, लेकिन मैं आपसे इतनी गुजारिश ज़रूर करता हूँ कि ये 200 अरब रुपए की आप ज़ाया करते हैं, 100 अरब रुपए से ऊपर आप ज़ाया करते हैं एक्साइज टैक्स सिगरेट के ऊपर, क्योंकि लोकल कंपनी सिगरेट नहीं भरती। 200 अरब रुपए का आपका टैक्स PDL की चोरी होती है, क्योंकि ईरान से जो है डीजल आ जाता है अनऑथराइज्ड स्मगल। आजकल तो रुका हुआ है ना, बहुत सारे लीकेजेस हैं। अगर हुकूम सर मैं आजकल नहीं था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि रुका हुआ है। पाकिस्तान में 30-35% जो है वो डीजल जो है वो अब नाउ और अब कमिंग बैक टू वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि 2 दफ़ा आप वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमतें, मैं एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, और जिसमें मैं परवेज़ मुशर्रफ को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। यानी ये नहीं कि मैं फ़ौज की मुआवनत कर रहा हूँ, मैं उनके भी खिलाफ, यानी उनको भी आपके साथ ही खड़ा कर रहा हूँ। और वो ये है कि आप लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस मुल्क का दामाद बना के रखा। हमने देखा है कि बांग्लादेश का जो मॉडल कोलैप्स हुआ है, वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटिंग रीजंस इज़ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनके इकोनॉमिक कोलैप्स के अंदर। और आप पाकिस्तान को बड़ी तेज़ी से उस तरफ लेके जा रहे हैं। तमाम हुक्मरान टेक्सटाइल वाले हमारे दामाद क्यों बने हुए हैं? देखिए सर, पाकिस्तान के अंदर एक ज़माना था कि जब हम स्पिनिंग को और दीगर इंडस्ट्री को बिजली और गैस थोड़ी सस्ती देते थे। आजकल तो हमने व्यंजन से वो बदला ले लिया है। और सच्ची बात यह है कि जो भी कहते हैं, पंजाब के अंदर पिछले 10-12 साल से 15 साल से गैस नहीं देती हुकूमत जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को या किसी भी इंडस्ट्री को। थोड़ा बहुत जिसको ग्रैंडफादर था उसको मिल रहा था, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन और उसकी वजह से पंजाब की इंडस्ट्री जो थी वो उतनी आगे नहीं बढ़ सकी जितनी कि बढ़नी चाहिए।
अच्छा पिछले और उसके साथ साथ पिछले 5-8 साल के अंदर आपने कराची में भी गैस की बड़ी लोड शेडिंग करी है, और उसके बाद बिलखुसूस अब जो है कराची में भी रेट बहुत ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे भी एक बहुत ज़्यादा परेशानी है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हमको किसी को सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, लेकिन हमको डिस्टोर्शंस भी नहीं करने चाहिए, और हमको ये बात समझनी भी चाहिए कि अगर पाकिस्तान में सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है और दीगर इंडस्ट्री नहीं बढ़ रही, तो उसकी क्या वजह है, और हम दूसरे लोगों को क्यों चांस नहीं दे रहे, क्यों दूसरे लोगों को वो लोन्स नहीं दे रहे, क्यों दूसरे लोगों को मराहत नहीं दे रहे। ये बात आपकी एकदम दुरुस्त है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमको प्राइसिंग ऐसी करनी चाहिए यूटिलिटीज़ की कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो दुनिया भर से कम्पीट कर सके। किसी को फेवर नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसी को पनिश नहीं करना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल साहब मेरे साथ ही, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, यहीं पे रहिएगा। टेक अ ब्रेक। A special investment facilitation council has been set up under the leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif. Relevant ministers, federal ministers, the 4 chief ministers, and the relevant secretaries are there. So you are supposed to be assisted for setting up of your business under one umbrella and one roof. ये जो SIFC में और जो मईशत के बाकी जो शोबे हैं, इसमें जो फ़ौज का रोल है वो सहूलतकारी का है, एज़ पर दी मंशा जो है हुकूमत की मंशा के मुताबिक। वेलकम बैक। मिफ्ता इस्माइल साहब, फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि SIFC $1 भी लाने में नाकाम रहा। हम क्यों आवाम को ये नहीं बताते, और क्यों हम SIFC की गलत तारीफ़ें करते रहते हैं? देखिए, एक बात मुबशिर भाई, हमें बात समझनी चाहिए कि SIFC या कोई भी इदारा हुकूमत का है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, तो आप जब तक पाकिस्तान ठीक नहीं करेंगे तो आप मतलब किस तरह आप ये इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। कोई बाहर का इन्वेस्टर आता है, वो पहले ये पूछता है कि यार जो पाकिस्तान में कंपनियां चल रही हैं क्या वो ठीक चल रही हैं, जो पाकिस्तान के अंदर 22% क्या, पाकिस्तान में 20% क्या शरह सूद है। वो पूछता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर टैक्स रेट जो है वो फेयर है, क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कंपनियों के ऊपर 55 से 60% टैक्स नहीं है डिविडेंड के देने के बाद, क्या पाकिस्तान में बिजली और गैस जो है वो दुनिया की महंगी तरीन नहीं है। तो SIFC जाके आपके लिए दरवाज़ा चलो खोल देती है। हमारे जनरल चले गए या प्राइम मिनिस्टर साहब चले गए और उन्होंने जाके दुबई और UAE और दीगर ममालिक में जाके अपनी प्रेजेंटेशन कर दी, सब कुछ कर दी, लेकिन व्हेन द रबर हिट्स द रोड, जब बिजनेसमैन इधर आते हैं बिजनेस और यहाँ आके जब ये फीजिबिलिटीज़ करते हैं, जब यहाँ पे आके किसी अकाउंटेंट से, किसी टैक्स लॉयर से बात कर, तो सारी हकीकत तो खुल जाती है ना कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ कंट्री वेयर इट इज़ ईजी टू डू बिजनेस। पाकिस्तान ने पिछले 40 साल से, आई गारंटी यू, $1 फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आया है जो एक्सपोर्ट के लिए आया हो। पाकिस्तान में अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता था, जैसे मोबाइल टेलीफोनी में आया, वो सिर्फ पाकिस्तानियों को बेचने के लिए आता था। हम तो एक्सपोर्ट के लिए $1 लेके नहीं आए। चाहे वियतनाम हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे केन्या हो, चाहे इथियोपिया हो, सम अदर कंट्री इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर पाकिस्तान। सो पाकिस्तान को ठीक SIFC का काम ये होना चाहिए, सच्ची बात मैं आपको बताऊँ, not to go and try to sell investments outside पाकिस्तान। अगर आपने इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना है पाकिस्तान में, तो आप पाकिस्तान के हालात को ठीक कर लीजिए। पाकिस्तान के हालात ठीक कर लेंगे, खुद ब खुद इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो हालात में क्या ठीक करें? मैं तो आपको बताऊं, मेरे से आप पूछें, मैं तो कहता हूं सबसे पहले जो है ना FBR को प्राइवेटाइज करें। ये आप लोगों से नहीं चल सकता, आप छोड़ें बाकी इदारों को, FBR से शुरू हो। देखिए मैं गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले आपको पाकिस्तान ठीक ही नहीं हो सकता जब तक कि आप NFC अवार्ड के अंदर चेंजेस ना करें और सूबों को पैसे कम ना करें। पाकिस्तान ठीक ही नहीं हो सकता कि जब तक कि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विटी टैक्स सिस्टम में ना लेकर आएँ कि जिसमें तनख्वाहदार तबका भी उतना ही टैक्स देगा जितना कि एग्रीकल्चर वाला टैक्स देगा अगर इनकम दोनों की बराबर हो, जिसके अंदर अमीर लोग जो हैं, जो कि बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, बड़ी बड़ी मराहतें हासिल हैं, जिनके पास वो अपनी इनकम का ज़्यादा फ्रैक्शन टैक्स में देंगे बनिस्बत गरीब इंसान के। आप जब तक ये चीज़ें नहीं करेंगे, फंडामेंटल रिफॉर्म, एग्रीकल्चर को, प्रॉपर्टी को टैक्स नेट में नहीं लेकर आएंगे, सूबों को ना कहें कि अपना टैक्सेस जमा करें, लोकल लेवल पर डिवॉल्व नहीं करेंगे, एजुकेशन एंड हेल्थ जो है वो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन्स को नहीं दे देंगे, पुलिसिंग डिवीजन्स को नहीं देंगे, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की गवर्नेंस फेल हो चुकी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। 1990 तक मुबशिर भाई
पाकिस्तान जो था वो साउथ एशिया का सबसे अमीर मुल्क था। हम हिंदुस्तान से अमीर थे, हम बांग्लादेश से अमीर थे, हम श्रीलंका से अमीर थे, नेपाल से अमीर थे, वगैरह वगैरह। आज हम सबसे गरीब हो गए माँ सिवाय अफगानिस्तान के। हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस जो होती हैं वो सदर्न अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका से बुरे हैं। तो पाकिस्तान का हमको ये समझना होगा कि 40 साल में हमने पाकिस्तान के अवाम को फेल कर दिया है। हमने पाकिस्तान के अवाम को वो कुछ नहीं दिया जो कि पाकिस्तान के अवाम डिज़र्व करते हैं, जो कि हिंदुस्तान की हुकूमत हिंदुस्तान के लोगों को दे चुकी है, जो बांग्लादेश की हुकूमत बंगालियों को दे चुकी है, जो श्रीलंका की हुकूमत श्रीलंका को दे चुकी है। हम वो नहीं कर सके अपने लोगों के लिए। तो ये कौन करेगा? मुझे बताइए कौन करेगा? हम करेंगे, मैं और आप। भाई मैं और आप नहीं करेंगे तो और कौन? हमें तो ऊपर आने नहीं देते। आप आएंगे तो और तो कोई नहीं कर। आप आएंगे तो इसहाकडार साहब दोबारा आपको निकलवा देंगे, मुझे तो कोई आने ही नहीं देगा। सर नहीं सर, मेरी गुजारिश ये है, देखिए मेरी गुजारिश ये है कि या निकलवाया तो है ना पहले, कई मसला है ना, निकलवाया तो है ना पहले। नहीं वो दफ़ा करें यार, मतलब वो देखिए मेरी बात सुनिए, मिफ्ता इस्माइल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और एक नौकरी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अल्लाह की मेहरबानी से आई हैव हैड अ गुड लाइफ, मतलब पहले भी और अब भी अल्लाह की मेहरबानी है। मकसद ये है, और जितनी इज्जत आज मेरी है, आप नौशेर शाही आप जानते हैं, अल्लाह की कसम पाकिस्तान में कभी पहले नहीं थी। लेकिन गुजारिश ये है कि ये पाकिस्तानियों का काम है, ना ये IMF करेगा, ना सऊदी करेंगे, ना चीने करेंगे। ये हमको भूल जाना चाहिए कि कोई बाहर से आके करेगा। ना इधर से कभी तेल निकल आएगा, ना इधर से कभी मादनियात निकल आएंगी। पाकिस्तान ठीक होगा अगर पाकिस्तानी ठीक होंगे, और पाकिस्तानी जो है वो मिल के हुक्मरानी को ठीक करेंगे। आपकी हुक्मरानी जो है वो नाक़िस तरीन हुक्मरानी है, पॉसिबली द वर्स्ट गवर्नेंस स्टेट इन द वर्ल्ड। हम जब तक अपनी गवर्नेंस ठीक नहीं करेंगे हम ठीक नहीं होंगे। लोकल गवर्नमेंट को डिवॉल्व कीजिए, NFC अवार्ड चेंज कर दीजिए, जो 4-5 सिंपल चीज़ें, कंपटीशन करा दीजिए डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपस में। अगर आपके पास 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल में नहीं हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की फ़ौज है, हिंदुस्तान और चीन जो आपसे 5-5 गुना बड़े मुल्क हैं, उधर इतने बच्चे आउट ऑफ स्कूल नहीं हैं जिधर आपके पास आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं। तो एक तो आपके लिए शर्म की बात है, और दूसरा कि जब तक आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे आप मुल्क थोड़ी आगे कर सकेंगे। कोई और तरीका नहीं है बच्चों को पढ़ाने के अलावा। ये 15-20 साल का मसला है। बच्चों को तालीम दीजिए, ये बच्चे जो हैं वो आगे जाएंगे। अगर आपने सिर्फ अमीर तरीन बच्चों को तालीम देनी है और धोबी का बच्चा जो है वो सिर्फ धोबी बनेगा और ड्राइवर का बच्चा ड्राइवर बनेगा, तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकते। और यही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा है। मिफ्ता इस्माइल मेरे साथ हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहब की, दोबारा उनकी तरफ चलते हैं। तो अब सऊदी अरेबिया भी हमें कोई सुना है इसी किस्म की धमकियाँ दे रहा है कि हमें पूरा रेकोडेक दे दो वरना हम पैसा नहीं देंगे। क्या इसमें कोई सदाकत है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई सदाकत है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, देखें ये वज़ीर आज़म साहब मोहतरम मेरे हैं, लेकिन मैं ये वज़ीर आज़म साहब ने ये कहना कि सऊदी अरब ने वादा कर लिया, इसने वादा कर लिया, देखें जो वादा करता है वो खुद क्यों नहीं कहता है कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूँगा। उसने तो कभी नहीं कहा। हम दावे करते हैं कि वो फ़लाँ इन्वेस्ट कर रहा है, फ़लाँ इन्वेस्ट कर रहा है। सऊदी अरब के अभी भी $5 बिलियन हमारे स्टेट बैंक में डिपॉजिट करे हुए हैं। उसके अलावा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, जहाँ पे उसका मेजॉरिटी रियली से है, उसने हमको बिलियन 2-3-4 बिलियन का लोन दिया हुआ होता है, जिसके अंदर ऑयल बाइंग फैसिलिटी भी होती है। UAE ने आपको लोन दिए हुए हैं, चीन ने आपको लोन दिए हुए हैं। लेकिन देखें, मुल्क दोस्तों की मेहरबानियों से, दोस्तों के लोनों से अमीर नहीं होते। मुल्क जो है वो लोगों की स्किल्स को बढ़ाने से अमीर होते हैं। मुल्क बच्चों को तालीम देने से अमीर होते हैं। मुल्क निज़ाम को बेहतर करने से अमीर होते हैं। जिस निज़ाम के अंदर जिस मुल्क के अंदर आप सोचें कि आपने 124 डाले ख़रीदे हों सिंध हुकूमत ने, लेकिन रोड ठीक करने की इनके पास पैसे नहीं हों, जिस मुल्क के अंदर बच्चे जो हैं उनके पास जूतियां नहीं हों, जिस मुल्क में बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हों लेकिन चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स जहाज़ और हेलीकॉप्टर में घूम रहे हों, उस मुल्क के अंदर प्रायोरिटीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। बाकी सब कुछ हो जाएगा। आप प्रायोरिटीज़ चेंज कर दें, मुल्क ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटीज़ उल्टी रहेंगी तो आप सऊदी अरब से 2 बिलियन और ले आएँ, चीन से 1 बिलियन और ले आएँ, 1 साल और निकल जाएगा। फिर क्या होगा? फिर यहीं वापस आके खड़े हो जाएंगे। फिर वही मुबशिर साहब के शब्द में आ जाऊँगा मैं। तो फिर क्या IMF से 7 बिलियन आ रहा है कि रुक गया? सर आ जाएगा। IMF भी आसान नहीं है। कुछ हमको भी थोड़े से बयानात देने बंद कर देने चाहिए। कोई कभी भी नहीं चाहता कि हम बैंकरप्ट हों।
हम अपने ईगो की वजह से मुश्किलात करते हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से मुश्किलात करते हैं लेकिन IMF बिल्कुल चाहता है कि हमारा प्रोग्राम हो जाए। कोई भी, हमारा दोस्त भी नहीं चाहता कोई, हमारा दुश्मन भी कोई नहीं चाहता कि हम डिफ़ॉल्ट हो जाए, और पैसे ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा IMF ने हमारे ऊपर एक असाइनमेंट दे रखी है, जो मैंने सुना है कि एक $2 बिलियन का और लोन ले लो। उसकी भी वजह यह है कि हमको चीन से, वो चाह रहे थे, IMF चाह रहा था कि हम चीन से जो है वो रीस्केड्यूल करा लें लोन को, और जो अगले 4-5 साल में इनको वापस करना है वो 10-12 साल में वापस करें और इनकी पेमेंट कम कर दें। वो हम नहीं करवा पाए गालिबन। जब प्राइम मिनिस्टर साहब चले गए थे चीन, तो उन्होंने वो ट्रिप ज़ाया करी, और ट्रिप में जो असल बात करनी चाहिए थी कि इसको आप पेमेंट को वो कर दें, लंबा कर दें, वो नहीं बात करी इन्होंने जाके कहा यार हमको एक ट्रेन लगा दो 7 बिलियन की, हमको एक हाईवे लगा दो 2 बिलियन का। उन्होंने कहा यार पाकिस्तानी सीरियस नहीं है, ये तो इस बात और पैसे मांग रहे हैं जो पुराने पैसे दे नहीं पा रहे। तो आई थिंक वी हैव टू रिपेयर आवर फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी विद चाइना, वी हैव टू ट्राई एंड गेट एन elongated period to repay them, और फिर उसके बाद जो है वो कुछ IMF से बात करें। 1.2 बिलियन आई थिंक अरेंज हो गए हैं, उस पर IMF को समझाएं और ये प्रोग्राम ख़त्म करें, IMF से शुरू करें और आगे बढ़ें। मिफ्ता साहब, लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बताइएगा, रियलिस्टिकली स्पीकिंग कन्वेनर वो पाकिस्तान अवाम पार्टी जो है, इसका कोई अगले इलेक्शन में तो कोई मुझे ज़्यादा फ्यूचर नहीं नज़र आता। मे भी चंद एक सीट्स आप ले लें, लेकिन हुकूमत नहीं ले सकते। तो अब आप लोग टेक्नोक्रेट्स हैं, आप भी टेक्नोक्रेट हैं, शाहिद साहब भी टेक्नोक्रेट हैं, और भी आपका काफ़ी टेक्नोक्रेट्स हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आपको ये कहा जाए कि पाकिस्तान के वसीतर मफाद में किसी और पार्टी से अलाइंस कर लें, तो फर्स्ट चॉइस आपकी कौन सी पार्टी होगी अलाइंस के लिए? सर देखें, मैं और शाहिद साहब जो थे वो मुस्लिम लीग में दोनों थे, और अगर हम आज मुस्लिम लीग में होते तो शायद वगैरह वज़ीर वगैरह होते, और लेकिन हमको वो उसकी लालच नहीं थी, सच्ची बात यह है। और हम एक बात रखना चाहते हैं कि मुल्क जो है वो बहुत मुश्किल हालात में है, और हमको मुल्क के हालात को ठीक करना है, और हमको यहाँ पे डिस्कोर्स चेंज करना है। जीत हार अल्लाह के हाथ में, वो नहीं पता। थोड़ी बहुत मार्केटिंग, थोड़ी बहुत ब्रांडिंग हमें भी आती है। आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला कि हम जो एक टेक्निकल वो जमा कर रहे हैं, डॉक्टर तारिक बनूरी जैसे काबिल शख्स हमारे साथ हैं, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हैं, दीगर बहुत सारे लोग हैं, ख़वातीन हैं, स्टूडेंट्स हैं। वी आर गोइंग टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। आप देखेंगे कि वी विल बी वेरी इम्पैक्टफुल कम नेक्स्ट इलेक्शंस। अगर इलेक्शंस फ़ौरन हो जाते हैं तो नहीं, लेकिन अगर थोड़े बाद होंगे, मुझे नहीं लगता कि फ़ौरन इलेक्शन होने का कोई चांस है। तो हम इस वक्त को अलायंस वगैरह का नहीं सोच रहे, लेकिन हम किसी भी सियासी पार्टी से ताउन करने के लिए तैयार हैं, एज लॉन्ग एज इट इज़ विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद इन द लॉज ऑफ दिस नेशन। लेकिन किसी से अलायंस करने का कोई इरादा नहीं है अभी। नहीं, आप में बड़ी सलाहियतें हैं। अगर आप इजाज़त है तो मैं आपकी एक पर्सनल एबिलिटी जो है वो नाजरीन को आज बता दूं, जो सारों से छुपी हुई है, और आपकी काबिलियत जो है, अगर आप इजाज़त देंगे तो बताऊंगा, वरना नहीं। पता नहीं कौन सी नाजरीन, आप टेक माई वर्ड फॉर इट कि मिफ्ता इस्माइल इज़ अ वेरी गुड सिंगर, और ये कवाली गाते हैं, और उसके साथ ये खुद से तबला भी बजाते हैं। और इनको अगर आप कभी सुन लें गाते हुए, तो आप भी इनके फ़ैन हो जाएंगे। ये एक ऐसा टैलेंट है मिफ्ता का जो किसी को नहीं पता। क्यों जी मिफ्ता साहब, आज पता चल गया। थैंक यू मोशर भाई, बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मिफ्ता इस्माइल की आप बातें सुन रहे थे, आप पाकिस्तान की मुआशी हालात के मुतालिक आप सुन रहे थे। जो कैसर बंगाली साहब ने कहा वो इतने भी बुरे हालात नहीं है, जिस तरह मिफ्ता साहब ने क्लियर किया कि खुदा न खास्ता बैंकरप्ट नहीं हो सकता पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को अपनी डायरेक्शन सही रखनी है, इकोनॉमिक डायरेक्शन सही रखनी है। और वो मेरा ख्याल है उसी सूरत में हो सकती है तमाम सियासी जमातें जो हैं वो आपस में मुफाहमत करें, अलग अलग जलसे जलसियाँ जो हैं उनका निकालने पर जोर न लगाएं, पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने के लिए मिलकर बैठे और जोर लगाएं। यही आज का करा सच है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।